लोग ना पेंडुलम वगैरह पर भी काम करें, बहुत अच्छा, उससे भी जो पेन रिलीफ वगैरह ना बहुत अच्छा होता है और बहुत जल्दी होता है। मैम यहाँ एक चीज मैं ऐड कर दूं। पेंडुलम मींस मतलब मैं पेंडुलम पेंडुलम होता ना ऐसा डाउजी, एक चैन होती है, उससे एक पेंडुलम लटका हुआ रहता है। हाँ, उसको क्या करना है? उससे भी बहुत अच्छे से पेन रिमूव होता है। रेकी में यूज करते ना हम पेंडुलम? कहीं भी यूज कर सकते हैं, ऐसा कोई थंब रूल नहीं है। जब हमारा तो थंब रूल एक ही होता है कि अगर सामने वाला व्यक्ति मेरे पास आया तो मुझे उसको उसके दुख दर्द से निजात दिलाना, मैं कैसे भी दिलाऊं। मेरे पास है मैडम, इसलिए मैंने कहा। बस करिए, तो आप करते हैं क्या? करिए उसको, बहुत अच्छा वो भी इक्विपमेंट है। आप लोग को यदि सीखना हो तो एक आध दिन में एक आध क्लास ले लूंगी आपकी, यदि आप लोग करना चाहें सभी, तो एक बेसिक जो है वो बता दूंगी। ठीक है, चलिए तो अभी आज हम आते हैं। एक चीज ऐड करने चाहूंगी, मयूरी दीदी ने शायद पूछा था ना अभी कि किसी को अगर ज्यादा प्रॉब्लम है आईज में तो कैसे कराएं। तो मैंने जो मतलब थोड़ा सा कहीं देखा था कि जब हम कोई भी एक्सरसाइज कराते हैं तो उसके बीच में 2 सेकंड का उनको ब्रेक दे दें, आंखें बंद करा करा के, और फिर नेक्स्ट पे जाएं। जैसे हमने राइट गए लेफ्ट गए, उसके बाद 2 सेकंड रुके, फिर अप एंड डाउन, इसी तरह 2-2 सेकंड का कराएंगे तो उनको थोड़ा रिलैक्स मिलता रहेगा। और जैसे मैम ने बताया सूर्य से हम लेते हैं त्राटक, उसे सूर्य गेजिंग भी कहते हैं कि हम मतलब लगातार ना देखें, अगर हम सूरज में खड़े भी हो जाते हैं तो उससे भी हमें काफी इफेक्ट पड़ता है। देखिए, सूर्य त्राटक के लिए मैं ये जरूर बोलूंगी, जो फ्लेम करते हो वही सूर्य त्राटक करें, डायरेक्ट नहीं करें, है ना। ऐसा ना करें कि त्राटक शुरू करें और डायरेक्ट सूर्य से कर दें, क्योंकि वो बहुत स्ट्रांग होता है, पहली बात। दूसरी बात, जहां तक रेस्ट की पोजीशन है, तो योग का ये थंब रूल है कि आपने एक कोई भी एक्सरसाइज खत्म की, कुछ भी की, जब तक आपकी ब्रीदिंग नॉर्मल नहीं हो जाए आप दूसरे पे नहीं जाएंगे। तो योग के अनुसार तो ये कहा जाता है कि मान लीजिए आपने 1 मिनट का एक आसन किया तो 2 मिनट रेस्ट करें, फिर नया शुरू करें। लेकिन अभी चूंकि हमारे पास टाइम थोड़ी कम होता है, तो हम इतना तो जरूर रखते हैं कि अगर 1 मिनट आसन किया तो 1 मिनट रिलैक्स करें, फिर नेक्स्ट पे जाए। पावर योगा में तो बहुत विग्रस करते हैं हम। पावर योग में एक्चुअली बहुत कूल डाउन करके करते हैं, एक चेन होती है, फास्ट नहीं होती है पावर योग में एक्सरसाइज, जितना अधिक से अधिक होल्ड कर सकते हैं। और उसमें क्या होता है कि एक पूरी आसन की चेन होती है, जैसे मान लीजिए 12 आसन की एक चेन है और हर आसन में आपको कम से कम 30 सेकेंड होल्ड करना है, वो पावर योग है। ठीक है, पावर योग के लिए लोगों का कॉन्सेप्ट अलग है, उनको लगता है कि कुछ तो भी बहुत हाँ, फास्ट करते हैं। हमको अलग कराए, हमको बहुत फास्ट कराया था, इंदौर से मैंने किया तो बहुत नहीं, फास्ट वो कराया। गलत है। पावर योग का हमेशा मतलब होता है कि एक चेन में एक्सरसाइज चली जा रही है और फिर हर एक्सरसाइज में जो आसन के फाइनल पोजीशन में है 30 सेकेंड हम होल्ड कर रहे हैं। ठीक है, स्टैंडिंग जब कराऊंगी तब याद रखिएगा, तो स्टैंडिंग वाले में मैं एक दिन पावर योग करा दूंगी, ये याद दिलाना आप लोग की जिम्मेदारी है। ठीक है, चलिए आज का हम शुरू करते हैं। आज हम ले रहे हैं सिटिंग ट्विस्टिंग, कि जिसमें हमको बैठ के ट्विस्ट करना है। तो सबसे पहले तो इसके लिए एक वार्म अप करना है। ठीक है, वार्म अप के लिए आपको क्या करना है, किसका पोस्चर अच्छा दिख रहा है? चेलना जी का अच्छा दिख रहा है पोस्चर। चेलना जी मैं आपको पिन कर रही हूँ। हाँ, सभी को चेलना जी का पोस्चर क्लियर दिख रहा है? ठीक है, अब आपको करना क्या है, फर्स्ट एक्सरसाइज करना है। ठीक है, इसके लिए आपको करना क्या है कि दोनों लेग को सामने की तरफ स्ट्रेट करना है, लेग्स के बीच में मैक्सिमम गैप। आपके पीछे स्पेस है क्या? यस, वेरी गुड, गुड, बस अब परफेक्ट है। लेग्स के बीच में मैक्सिमम गैप करें। मैम ये किस चीज के लिए करा रहे हैं? मेरी वो नेट चला गया था। ये आज हम जो एक्सरसाइज कर रहे हैं वो सिटिंग में ट्विस्टिंग पोस्चर कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है ना।
क्योंकि अब हम एक्सरसाइज को ना कॉमन ले रहे हैं। ये आपको समझते बनने लगा कि अगर थायराइड है तो क्या करना चाहिए, है ना। अगर हाई बीपी है तो उसका जब मैनेजमेंट आएगा तो वो आपको पता चल जाएगा। तो सबसे पहले पहले आप ना यहाँ देख लें, लेग्स के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस ले लिया हमने, ठीक है। अब इसमें देखिए चेलना जी, ये ध्यान रखना, चेलना जी के दोनों लेग इस तरह के हैं, तो सोल को दोनों वर्टिकल करें और घुमाएं थोड़ा सा अंदर की तरफ पैरों की उंगलियां। आपकी एड़ी में एक ट्विस्ट, नी में एक ट्विस्ट जैसा हुआ। आप अपने आप को अनम्यूट कर लें। फिर मैं बाकी सबको भी एक साथ कराऊंगी, पहले देख लें, फिर उसके बाद में आप लोग भी करना शुरू करें। अब पैर की उंगलियों को घुमाएं और अंदर की तरफ और थोड़ा घुमाएं। अब दोनों पैरों को अंदर की तरफ घुमाएं थोड़ा सा। आप ऐसे अंदर घुमा रहे हैं, ये बाहर ये अंदर। यस, रुक जाए यहीं पर। एड़ी में आपको ऐसा लगा कुछ घूमा, हल्का सा ट्विस्ट फील हुआ एड़ी में और नी में, मतलब एंकल में और नी में। नी में तो लगा, नी में लगा ना, हाँ नी में ही मैन लगेगा, ठीक है। अब इसके बाद आपको दोनों हाथ इस तरह से शोल्डर की हाइट पर साइड में स्ट्रेट करना है। और अब ये हमने नॉर्मल हाथ दोनों साइड में स्ट्रेट किए। अब इमेजिन करना है कि हमारे दोनों हाथों की उंगलियां पकड़ के कोई बाहर की तरफ दोनों हाथ खींच रहा है। फर्क आया जब ऐसा आपने इमेजिन किया, है ना। देखिए अभी चेलना जी आपका स्पाइन बैंड है ना। चेलना जी इसको माइंड मत करिएगा, सभी अलर्ट हो जाएं, इसलिए मैं ऐसे कर रही हूँ। देखिए ये लेग स्ट्रेट हो गए, ये स्ट्रेट हुआ। अभी अभी चलना जी आपका ठीक है, बट इसके पहले कैसा था, चेस्ट ऐसा डाउन, ये पोजीशन थी, ठीक है। कंटिन्यूशन में हाथ साइड में रखना है, थोड़ी देर रखें, थोड़ी देर कोशिश करें 30 सेकेंड रखने की। सारे लोगों ने हाथ नीचे कर लिए हैं, रखें साइड में हाथ। प्रियंका जी 30 सेकेंड रखने हैं। अब जब 30 सेकेंड कंप्लीट हो जाएंगे तो हमको अपनी पूरी अपर बॉडी को ऐसे ट्विस्ट करना है। मोस्टली हम ये एक्सरसाइज करते हैं ना, तो हम कैसे करते हैं कि इसको हाथों को ढीला छोड़ा, ये हाथ यहाँ ले आए, दिख रहा है आपको, ठीक है। तो आपको कैसे करना है, पूरा ये घुमाना है, हाथ आगे नहीं आना चाहिए। मूव ट्विस्ट करें, जितना अधिक से अधिक आप ट्विस्ट कर सकते हैं। थैंक यू चेलना जी, गुड, बहुत अच्छा हो रहा है। चेस्ट अभी भी डाउन है चेलना जी आपका, थोड़ा सा अप रखें। सी अभी देखिए क्या हो रहा है। लेग्स की पोजीशन तो सबको मालूम है ना, मैं हाथ की पोजीशन बस दिखा रही हूँ। अभी क्या हो रहा है कि जब ये पोजीशन हमने रखी ना और हम फ्लो के साथ हाथ ला रहे हैं, तो ये जो आगे वाला हाथ है ये ऐसा आ जा रहा है, दिख रहा है। ये अभी कहाँ पर दिख रहा है, होना कहाँ चाहिए, दोनों में फर्क दिख रहा है। अब इससे बचने के लिए हम बेल्ट यूज करेंगे। तो बेल्ट या दुपट्टा जो भी आपके पास है आप उसको ले लें, इस तरह का बेल्ट या दुपट्टा जो भी आपके पास है वो आप ले लें। ठीक है, इसको इस तरह से पकड़ा बेल्ट को और पीछे की ओर ले जाते हुए हाथों को धीरे धीरे फैलाया और पूरा स्ट्रेट कर लिया। अब देखिए बैक पोर्शन में बेल्ट और मेरे बॉडी के बीच का डिस्टेंस देखिए, दिख रहा है। ये बेल्ट है और ये बॉडी है, ठीक है। इसको ऐसे पास नहीं रखेंगे। कई बार क्या होता है जब ये डिस्टेंस हम मैनेज करने बोलते हैं तो लोग इसको नीचे कर लेते हैं, नीचे करके। ये नहीं, ये दोनों शोल्डर की हाइट पर बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में हाथ रहेंगे। और ये देखिए ये डिस्टेंस दिख रहा है सभी को, कोई भी एक अनम्यूट करके यस नो बोल दीजिए, ठीक है। ये डिस्टेंस आपका मैनेज होना चाहिए।
और इस डिस्टेंस को मैनेज रखते हुए पूरा ट्विस्ट करें, इस तरह से करें, 10 टाइम्स दोनों साइड करें। करते जाएं, 10 टाइम्स लेफ्ट साइड करें, 10 टाइम्स राइट साइड। श्वेता जी, आपके कंधे ऊपर उठे हुए हैं। श्वेता जी दिल्ली, शोल्डर को डाउन करें और फिर अप करें। ये ना अलाइनमेंट बहुत जल्दी आपका ऐसा आएगा नहीं, प्रॉब्लम ये है। सी, जैसे आपका, मेरी वॉइस आ रही है क्या? क्योंकि मेरे यहाँ वीडियो रुक रहे हैं। कोई भी एक अनम्यूट करके, ओके, थैंक यू अंकुर जी। देखिए, ये जब आपने पीछे किया ना, ये तो शोल्डर जो श्वेता जी आपका प्रॉब्लम आ रहा है वो क्या रहा, आप शोल्डर ऐसे उठा ले रहे हैं। यस मैम आ रही है। ओके, थैंक यू। ये शोल्डर ऐसे उठा ले रहे हैं, शोल्डर डाउन। तो क्या होता है कि जब हम शोल्डर डाउन करते ना, तो या तो हमारे हाथ भी डाउन हो जाते हैं, और अगर हम हाथ ऊपर करते हैं तो शोल्डर भी ऊपर हो जाते हैं। तो ये आपको एक मैनेज करना सीखना पड़ेगा कि शोल्डर नीचे हाथ ऊपर। शुरू में थोड़ा सा मुश्किल होगा, बट बार बार जब प्रैक्टिस करेंगे, अब आप जिस साइड मूव होंगे उस साइड का हाथ आपको देखना है, तो नेक मूवमेंट भी साथ में होगा। और पीछे बेल्ट आपके बैक को टच ना करे, इस चीज को आप ध्यान रखें। दीप्ति जी, आपके हाथ भी थोड़े नीचे रह रहे हैं ना? एक्चुअली मैम वो हैंड से ना करा नहीं, जरा हाथ जल गया सुबह। ओके तो ओके, कोई बात नहीं, इसीलिए नहीं हो रहा। कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, फिर ट्राई करेंगे। मैम मैम मेरे लोअर एब्डोमेन में मैंने आपको आज कॉल भी इसीलिए किया हाँ, था, उसमें तो ये कर पेन हो सकते, रही है, अभी भी पेन हो रही है वहीं पर। तो मत करिए, फिर रुक जाइए। अगर पेन हो रहा है तो मत करिए, है ना? आप सिर्फ देखिए और समझिए। और आप हमेशा ये चीज ध्यान रखिए कोई भी आसन करने में, कि जैसे सपोज ये ट्विस्टिंग कर रहे हैं, तो मान लीजिए मैं मैक्सिमम इतना कर पाती हूँ, तो मुझे थोड़ा कम करना है। इसको हमेशा आप ध्यान रखिए कोई भी आसन करने में, क्योंकि हमको अपने जो यूटेरस पे है एक्सट्रीम प्रेशर नहीं देना, ठीक है? इसको आप ध्यान रखिए। ये कंप्लीट हो गई सभी की, ठीक है? अब हम आते हैं सेकंड एक्सरसाइज पर। इसमें हमने क्या किया है कि ये जो पोर्शन है ट्विस्टिंग को हम बढ़ा रहे हैं, ठीक है? सेकंड एक्सरसाइज में आप लोग किसी भी आसन में बैठ जाएं, जो वज्रासन में बैठ सकते हैं वो वज्रासन में बैठ जाएं, बाकी जो जिस भी आसन में बैठ सकते हैं वो बैठ जाएं। चारों फिंगर्स को इस तरह से देखिए, ये जो फिंगर्स के इंटरलॉकिंग होते हैं वो कैसे होते हैं, जब हम ऐसे क्रॉस में ये फिंगर को फंसाते हैं तो ये इंटरलॉक कहलाते हैं। फिंगर्स को इंटरलॉक किया हमने, और जब हम चारों उंगलियों को जोड़ के और इस तरह से लॉक करते हैं तो ये कप क्लिपिंग कहलाती है, या कप लॉकिंग, ठीक है? इस चीज को ध्यान रखें। तो शोल्डर डाउन करके चेस्ट के सामने कप लॉकिंग करें। अब धीरे धीरे एल्बोस को ऊपर उठाएं। देखिए, ये हाथ ऊपर नहीं उठ रहा है, ये हम ना, मेरी एल्बो डाउन है, यहाँ पर कप लॉकिंग कर ली। अब धीरे धीरे सिर्फ एल्बो ऊपर उठ रही है, हाथ यहीं, ठीक है? अब आपका ये जो दोनों एल्बो हैं ये एक स्ट्रेट लाइन में आ गई। अब इस स्ट्रेट लाइन को मैनेज रखते हुए कंप्लीट अपर बॉडी को फिर से हम मूव करेंगे। और जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है वो नेक को बहुत अधिक मूव ना करें, वो सिर्फ बॉडी को मूव करें। गुड, ये सभी का बहुत अच्छा आ गया है, वेरी गुड। ये सेकेंड एक्सरसाइज हो गई, ठीक है? अब थर्ड एक्सरसाइज में जो लोग वज्रासन में बैठ सकते हैं
वो वज्रासन में बैठे। जो नहीं बैठ सकते हैं वो दोनों लेग को सामने की तरफ स्ट्रेट करके बैठ जाए। पीछे गैप रखेंगे क्योंकि हम ट्विस्टिंग कर रहे हैं। ठीक है, अब दो पोजीशन है आपको, या तो आप वज्रासन में इस तरह से बैठ जाएं, और जो वज्रासन में नहीं बैठ सकते हैं, नी की या एंकल की प्रॉब्लम है, तो वो दोनों लेग्स को इस तरह सामने फैला के ज्वाइंट करके जो हमारा दंड आसन है उसमें बैठ जाए। ठीक है, अब जो दंडासन में बैठे हैं या जो वज्रासन में बैठे हैं, दोनों के लिए सेम प्रोसीजर है। आपको करना क्या है, लेफ्ट हैंड को शोल्डर की हाइट पर साइड में करना है। इमेजिन करना है कि लेफ्ट हैंड को कोई लेफ्ट साइड खींच रहा है, जैसे हम हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींचते हैं ना, वैसा एकदम स्ट्रेट। अब इसके बाद आपका जो राइट हैंड है उसको आपको लेफ्ट थाई पर रखना है। अब देखिए, जैसे ये इस हाथ को यहाँ क्यों रखा, मान लीजिए मैं यहाँ तक ट्विस्ट हो पा रही हूँ, तो इस पर प्रेशर करते हुए, इसका सपोर्ट लेते हुए थोड़ा सा और ट्विस्ट करना। तो जहां तक यहाँ तक मान लीजिए मैं इजीली ट्विस्ट कर रही हूँ, यहाँ पे हम रुक जाएंगे। अब हम यहाँ से हमने मार्क कर लिया कि मेरा हाथ यहाँ तक इजी ट्विस्टिंग में आ रहा है। अब इस हाथ पे प्रेशर देते हुए 1 2 3, मतलब जहां तक इजी आ रहा था उससे आगे ही 10 टाइम्स लेके जाएंगे। नीचे वाले हाथ से थाई पर प्रेशर लेंगे और फिर पीछे लेके जाएंगे। श्वेता जी दिल्ली, आप नॉर्मल बैठ के करें, वज्रासन में बैठ के ना करें, नॉर्मल बैठ जाएं फिर करें। फिर अपोजिट साइड भी सेम एक्सरसाइज करें। मैम इतना तो कभी नहीं घूमे। मैक्सिमम हो रहा है। अच्छा अच्छा हो गया ना, गुड। हाँ, नीचे तक जाना है, इस तरह से। ठीक है, अब इसके बाद हम थर्ड एक्सरसाइज फोर्थ पर आते हैं। अभी हम ये क्या, किस आसन में जाने की कोशिश कर रहे हैं, अर्ध मत्स्येंद्र आसन में, उसकी सीरीज करनी है। ठीक है, तो ये उसकी पहले की तैयारी है, क्योंकि जब आप इतनी तैयारी के बाद उसको अर्ध मत्स्येंद्र आसन कराएंगे तो वो नॉर्मल जो कर सकता था उससे बेटर करेगा। ठीक है, अब हम इसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे, दोनों लेग्स के बीच में डिस्टेंस है, लेग स्ट्रेट है पूरे। ठीक है, अब इसके बाद हम करेंगे राइट हैंड से लेफ्ट टो को पकड़ेंगे, इस हाथ को पीछे जमीन से सपोर्ट लेंगे, इस पैर को धीरे से ऊपर उठाएंगे, फिर इस हाथ को पीछे ले जाएंगे। देखिए टेक्निक समझ के करिएगा। सबसे पहले क्या करना है, अपोजिट हाथ से टो को पकड़ा। अब मैं साइड से बता रही तो आपको पीछे वाला हाथ दिखेगा थोड़ा सा। साइड से टो को पकड़ा, अब ये जो हाथ है इसको साइड से सपोर्ट लीजिए, इससे सपोर्ट लेते हुए इस पैर को पहले ऊपर उठा लीजिए, मैक्सिमम नी स्ट्रेच। जब आप मैक्सिमम उठा लेंगे तो फिर धीरे से इस हाथ को उठाइए और पूरा पीछे ले जाइए। कोशिश करें इस आसन में 30 सेकेंड रुकने की। होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आ जाए, अपोजिट साइड से सेम एक्सरसाइज करें। होल्ड 1 2, प्रियंका जी क्रैम्प आ रहा है, रुक जाएं, 5 6 7 8 9 10। वापस। अब ये वाली एक्सरसाइज आप जब भी करेंगे ना, तो चूंकि आपने ध्यान दिया होगा कि लेग के जो बैक मसल्स हैं उसमें बहुत अधिक स्ट्रेचिंग आ रही है। हम सब करके बताएं, सभी ने फील किया। तो ये मसल्स जिनके बहुत हार्ड होंगे तो उनके अक्सर ये क्रैम्प आएगा, तो उनको होल्ड ना कराएं। ठीक है ना, उनको ये मूवमेंट के साथ कराएं। क्लियर सभी को? इतने आसनों में कोई दिक्कत तो नहीं?
ठीक है, मैम एक क्वेश्चन था। एक एक करके बोले। मैम एक क्वेश्चन था कि जैसे ये लेग हमने ऊपर किया ना, तो ये चेस्ट में मतलब ब्रेस्ट के नीचे, या हम बोल सकते हैं मतलब रिब जहाँ पे होती है वहां थोड़ा सा क्रैम्प आ रहा है मुझे। हाँ, जिसके जो भी मसल्स रिजिड होंगे वहां क्रैम्प आएगा, सबका डिफरेंट आएगा। और यही आपका जज करने का पॉइंट है कि मेरे कौन से मसल्स पर मुझे काम करना है। मैम कहीं भी रिजिड नहीं है, यानी कहीं भी क्रैम्प नहीं आया मुझे तो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी है आपकी में। मैम मेरे तो उठा ही नहीं। एक दूसरा रीजन ये भी होता है कि मान लीजिए अगर आपने सुबह से पानी कम पिया है अभी तक, तो भी क्रैम्प आएगा। अगर आपने अपनी बॉडी को हाइड्रेट नहीं बना के रखा है तो भी 100% क्रैम्प आएगा। और मैम ऊपर उठाने में नी फोल्ड हो रही थी थोड़ी सी ऐसे। धीरे धीरे कोशिश करिए तो नहीं होगा। लैब में उठाने में पीछे थोड़ा झुक जा, मतलब पीछे से थोड़ा सा झुकना हो जाता है। नहीं, पहले झुकेगा जब आप लेग उठाएंगे, उठाने के बाद नहीं होना चाहिए। एक बार बैलेंस बन गया आपके अपने बटक्स पर, आप आ गए, तब फिर स्ट्रेट हो जाना चाहिए। और पैरों में बहुत ज्यादा, लैब में बहुत ज्यादा स्ट्रेचिंग हो रही है। हाँ, क्योंकि जब भी आप ट्विस्टिंग कर रहे हैं किसी भी आसन में, अभी हम पूरे ट्विस्टिंग के कर रहे हैं, तो आप हमेशा ये ध्यान रखें कि अगर ये इस तरह से ये स्पाइन है तो ये कहीं भी ऐसी तिरछी होकर ट्विस्ट नहीं होना चाहिए, हमेशा ये अपने एक्सिस पर ही ऐसे घूमना चाहिए। अगर आप इसको कहीं भी स्लाइडली तिरछा, मान लीजिए इस साइड हल्का सा तिरछा करके घुमा रहे हैं, मतलब आप अपनी स्पाइन को डैमेज कर रहे हैं। और हमेशा जब आप हल्का सा तिरछा कर लेंगे तो आप ट्विस्ट अधिक हो पाएंगे। तो ज्यादातर गलतियां यही होती हैं कि फिर व्यक्ति खुद को बड़ा सेटिस्फेक्शन उसको फील होता है, मेरी तो ट्विस्टिंग इतनी अच्छी है। लेकिन जब आप एकदम स्पाइन एक के ऊपर एक रखें और यहां से ऐसा ट्विस्ट करें, तो आप ट्विस्टिंग कम हो पाएगी आपकी, लेकिन वो इफेक्ट्स बहुत अच्छे देगी। तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखें कि आपकी स्पाइन पूरी स्ट्रेट की स्ट्रेट ऐसी ट्विस्ट होनी चाहिए, ना कि ऐसी। क्लियर हुआ सभी को ये चीज? ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अभी हम मेरा तो पैर उठा ही नहीं। कोई बात नहीं, आप बेल्ट की सपोर्ट से लीजिए। देखिए जिनका नहीं उठता ना, वो बेल्ट का सपोर्ट लें। ठीक है, बेल्ट इसीलिए है, कोई दिक्कत नहीं है। और मान लीजिए सपोज किसी के बहुत रिजिड है, बेल्ट से भी नहीं उठ रहा है, ये तो हम एक ऑप्शन दे रहे हैं कि ये बेल्ट से हमने यूं उठा लिया पैर को, फिर ये कर लिया। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, लोग बेल्ट को ना ऐसे दूर से पकड़ते हैं, तो ये दिख रहा मेरा स्पाइन पूरा तिरछा हो गया है ना। तो इसमें कोशिश करें कि इसको इस तरह से पास पकड़ें। अभी देखिए स्पाइन स्ट्रेट है पूरा, ठीक है। और ये भी जिसका नहीं आ रहा है, सपोज जिसका उठ ही नहीं रहा है, कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं, आप ना सेम लेग उठा रहे हैं निधि जी, अपोजिट लेग उठाना है, तो फिर ब्लॉक की हेल्प लीजिए कि जहां आपने पैर फैलाया हुआ है, ये पैर मेरा दिख रहा तो मैं इसी साइड से करती हूँ, जहां आपका पैर है उसके नीचे इस तरह से ब्लॉक रखिए, ऐसा रखिए यदि आपका बिल्कुल भी नहीं उठ रहा है, और उसके बाद इसको इस तरह से पकड़ के और पीछे ले जाइए। अगर आप और स्ट्रेचिंग मैनेज करते हो तो इसी को ऐसा रखिए, फिर पैर इसके ऊपर रखिए, फिर पकड़िए और साइड में रखिए। हो गया ठीक निधि जी? बेल्ट से हो पा रहा था। हाँ, मुझे लग रहा है वो आप पहले भी शायद सेम लेग उठा रहे थे। मुझे बहुत क्लियर नहीं हुआ था इसलिए मैंने आपको टोका नहीं, लेकिन मुझे पहले भी ऐसा लगा था कि शायद आप सेम लेग उठा रहे थे। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ने में हम आते हैं मेरू वक्रासन पर। तो मेरू वक्रासन जब हम करेंगे, ये सब तो हम क्या कर रहे थे अभी तक, प्रिपरेशन कर रहे थे कि हमारी ट्विस्टिंग थोड़ी सी इम्प्रूव हो जाए। अब जो हम ये अर्ध मत्स्येंद्र आसन करते हैं, तो ये भी 6-7 आसन की एक चेन करते हैं। ठीक है ना, अगर इसी चेन में आप हर आसन में 30 सेकेंड रुकते हैं तो वो पावर योग हो जाता है। क्लियर हुआ? तो अब मेरू वक्रासन के लिए हमें सबसे पहले दंडासन की पोजीशन में बैठना होगा। साथ में करते जाएं, ये तो आप लोग कर पाएंगे आराम से।
इसके बाद आपको करना क्या है, लेफ्ट लेग को फोल्ड करना है। अब कोशिश करना है कि जब आप फोल्ड करें तो ये ऐसा सीधा फोल्ड हो। इसको क्या करते हैं लोग, कैसे फोल्ड करते हैं, ये जब आता है तो ये नी ऐसा बाहर की ओर आ जाता है। दिख रहा है पैर का पंजा मेरा जमीन पर है लेकिन नी स्लाइडली बाहर है। तो ये बाहर ना हो, ये अंदर की तरफ हो। आप बाहर से अगर अंदर ही करेंगे तो आपको उतने में भी अपने पेट और सब चीज पर एक प्रेशर फील होने लगेगा। ठीक है। अब इसके बाद आपको करना क्या है, ये नी इस तरह से रखना है, दूसरा हाथ साइड में पहले रख लें पीछे हेल्प लेने, और इसको साइड से निकालते हुए इस तरह से एंकल या पैर के पंजे को आपको पकड़ना। ठीक है। तो सपोज आपने जहां तक आपकी कैपेसिटी है आप उतना ही पकड़ें, दूसरे हाथ को पीछे ले जाएं, और अगर हम पीछे लेटते हैं तो जहां पर हमारी स्पाइनल कार्ड आएगी सेंटर में, वहां पे पीछे वाला हाथ रखें। और जब पीछे वाला हाथ रखें तो उसमें ये ध्यान रखें कि हम अक्सर इसको पूरा करने के लिए हम क्या गलती करते हैं कि ये जैसे ऐसा हाथ, ये तो हमने पकड़ लिया और इसको हम ऐसे दूर रख लेते हैं। जितना दूर रखेंगे उतना आपके लिए कंफर्टेबल होगा। अब स्पाइन की पोजीशन देखिए मेरी, सही ट्विस्ट है क्या, नहीं है ना। अब मान लीजिए मैं ऐसे रख के नहीं बैठ पा रही हूँ, ठीक है ना, जब मैं पास ला रही हूँ तो नहीं बैठ पा रही हूँ, तो उसके लिए ब्लॉक की हेल्प लीजिए। ब्लॉक रखिए, उसके ऊपर हाथ रखिए, देखिए स्पाइन स्ट्रेट हो गई मेरी। अगर आप ऐसे में स्पाइन स्ट्रेट नहीं कर पा रहे हैं तो एक ब्रेक को लीजिए, ब्लॉक लीजिए, ये करिए और फिर धीरे धीरे इसको ट्विस्ट कीजिए। होल्ड करें इसी पोजीशन में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस। अब इसमें देखिए जैसे अभी दीप्ति जी अपने एंकल को नहीं पकड़ पा रही हैं, ठीक है, या और कोई भी नहीं पकड़ पा रहा, तो उसमें हम क्या करेंगे, ऐसा तो नहीं बोलेंगे कि ये आसन छोड़ दो, है ना। उसमें हम फिर क्या कंडीशन रखेंगे कि हमने ये नी फोल्ड किया, राइट। लेग की पोजीशन आपको मालूम है तो मेरे ख्याल से नहीं देखेंगे तो चल जाएगा, है ना। अब जब ये हमने फोल्ड किया तो दूसरे हाथ से इस तरह से पकड़ा। पहले तो कोशिश करें कि एल्बो को 90 डिग्री करके ऐसे फंसाने बोलो, और दूसरा हाथ पीछे, ये ठीक है। अब सपोज वो ये भी नहीं कर पा रहे हैं, ये हाथ ऊपर करिए निधि जी, हाँ। अब मान लीजिए ये भी नहीं आ पा रहा है सपोज किसी को, तो उस कंडीशन में क्या करें कि सिंपली उनको बोलें कि दूसरे हाथ से नी को पकड़े, चेस्ट की तरफ खींच के रखें और फिर अपर बॉडी को घुमाएं। देखिए तीनों में जो प्रेशर आ रहा है वो आपके थाई का पेट के ऊपर आ रहा है, राइट, सभी का उसी पे आ रहा है। लेकिन आपको देखना है कि आपके बॉडी की स्टेमिना क्या है, मसल्स की स्टेमिना क्या है, उस हिसाब से ये करना है, ठीक है। अब हम पहले सारे आसन एक ही साइड से करेंगे, ठीक है। ये एक आसन हो गया हमारा, म्यूट कर लें प्लीज श्वेता जी, म्यूट कर लें। अब हम आएंगे सेकंड आसन पर। अब जब हम सेकंड आसन पर आएंगे तो फर्स्ट आसन हमने ये किया था, ये पोजीशन थी हमारी, ये ठीक है। अब हमने सिर्फ इस हाथ को ढीला छोड़ा और ये पैर के पंजे को, नी को क्रॉस करके यहाँ रखा, ये। अब जब यहाँ रखेंगे तो अगेन ये नी नीचे की तरफ नहीं गिरेगा, ये पूरा वर्टिकल, चाहे आप ऐसे पकड़ के रखें, चाहे आप इस तरह से पकड़ें, या आप ऐसे पकड़ें, वो कैसे भी आप पकड़ सकते हैं, ठीक है, जो आप, या इसको ऐसे भी पकड़ सकते हैं। तो जहां तक आपकी ग्रिप बनती है, इंटेंशन क्या है कि ये नी चेस्ट के पास होना चाहिए और अंदर की तरफ होना चाहिए, और फिर धीरे धीरे दोनों कंधों को पूरा घुमाएं, सेम डायरेक्शन में, जो पैर मुड़ा हुआ है उसी साइड घूमेंगे,
पीछे की ओर देखें एंड होल्ड 1 2 3 4 5। वापस आ जाएं। अब जब हम वापस आए तो फिर से हमने सिर्फ बॉडी को ढीला छोड़ा है, ठीक है। पैर की पोजीशन हमारी वही है, चेंज नहीं हुई है। अब हमने क्या किया, पीछे वाले हाथ को भी सामने लाए, फिंगर्स को इंटरलॉक किया और नी पर इस तरह से रख के टाइट इसको चेस्ट से सटा लिया। शोल्डर ऐसे रेज नहीं करेंगे, शोल्डर रिलैक्स्ड, और कंप्लीटली एक्सेल करते हुए चिन को या नोज टिप को इस तरह से नी से टच किया। देखिए आपके पेट पर कितना अच्छा प्रेशर आएगा। होल्ड 1 2 3 4 5, मैं 10 तक गिन रही हूँ, जिसको जहां भी लगता है वापस आ जाए। 6 7 8 9 10, वापस। वेरी गुड। एक बहुत अच्छा प्रेशर आया सभी को। अब हमने इन हाथ को भी हटा लिया, ठीक है। ये हमारा कौन सा आसन हो गया, थर्ड आसन हो गया, है ना। अब हम फोर्थ आसन पर आएंगे। फोर्थ आसन में हमने क्या किया, इस लेग को भी फोल्ड कर लिया इस तरह से। ये देखिए, ये पूरा टोस बाहर की ओर, और ये वाला जो पैर है ये इस नी से बाहर की तरफ, ठीक है। इसके बाद अगेन हमने फिंगर्स को इंटरलॉक किया, नी को एकदम चेस्ट के पास लाए, शोल्डर डाउन। अब हमको चिन को टच करना है नी से, इस तरह से आगे आते हुए चिन को नी से टच किया। देखिए थाई का प्रेशर आपके एब्डोमेन के लोअर एब्डोमेन पर बहुत जबरदस्त आएगा। 5 6 7 8 9 10, ये हमारा कौन सा हो गया, फोर्थ आसन, ठीक है। अब फिफ्थ आसन में जब हम आएंगे तो वो हमारा होगा अर्ध मत्स्येंद्र आसन। तो उसके लिए हमें क्या करना है, अगेन अगर पीछे आपका हाथ पूरा यहाँ तक नहीं आ रहा है तो इस तरह का ब्लॉक यूज कर लें, ब्लॉक पे हाथ रख लें, अदरवाइज नीचे रख लें। अब पोजीशन आपके पैरों की वही है, सिर्फ आपने जो बेंड किया था उसको सीधा किया है। अब अगेन इसमें आपको कोशिश करना है कि या तो आप इस तरह से पकड़ लें, या तो आप इस तरह से पकड़ लें, या तो आप इस तरह से पकड़ लें, और या नी को इस तरह से खींच के पकड़ लें। आप जैसे भी पकड़ पाते हैं, सिर्फ इसका इंटेंशन ये कि आपका ये नी चेस्ट को टच करता हुआ है, ठीक है। तो ये आपने इस तरह से किया, दूसरा हाथ पीछे, और फिर से पूरा ट्विस्ट करें पीछे की ओर अपर बॉडी को, एंड होल्ड। मैं 10 तक काउंट कर रही हूँ, जिसको जब भी ठीक लगता हो वापस आ जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वापस। ये हमारा कौन सा आसन हो गया, फिफ्थ आसन, ठीक है। अब हम फिर वापस आए, अभी हमारे लेग इसी पोजीशन में है। अब हमें करना क्या है कि ये जो वर्टिकल लेग दिख रहा है इसको फ्लैट करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा सोल है इसको धीरे धीरे पीछे ले जाएंगे और कोशिश करेंगे कि ये नी के ऊपर नी आ जाए। ये पूरा ऐसा वी शेप दिख रहा है, नी के ऊपर नी रहेगा, ये वी शेप रहेगा। अब दोनों हाथों से इस तरह से पैर के पंजे टाइट पकड़ लें। अब आपको फिर से डीप इनहेल करें, एक्सेल करते हुए आपको इस नी से अपने चेस्ट को टच करना है। नी के आगे आपका हेड और चिन आएगा, तो ये इस तरह से सामने चिन हाइटेड रहेगा, एंड होल्ड, शोल्डर डाउन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसमें अगर कोई स्ट्रेट नहीं झुक पा रहा है मान लीजिए, तो उसके लिए क्या सोल्यूशन है कि वो नीचे वाले नी को इस तरह से पकड़े और यहाँ से एल्बो को बेंड करे। 1 2 3, तो इससे उसकी थोड़ी सी बेंडिंग जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी।
राइट। अब इसमें लास्ट आसन है गोमुख आसन। तो आपका जो पैर ऊपर है उस हाथ को इस तरह से ऊपर से लेके जाएं, फोल्ड करें पीछे की तरफ, दूसरे हाथ को नीचे से ले जाएं और कोशिश करें दोनों फिंगर्स को टच करने की। और जो मान लीजिए टच नहीं कर पा रहे हैं तो वो इस तरह से बेल्ट ले लें और बेल्ट पीछे पकड़ के कोशिश करें। होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस। अब देखिए इसमें जो हाथ पीछे से नहीं पकड़ पा रहे हैं वो कैसे करेंगे। जैसे ये बेल्ट पीछे उन्होंने ले लिया, राइट। अब दूसरे हाथ से ये हाथ साइड से नीचे ले गया, देख रहे हैं अभी एल्बो साइड से मेरी नीचे जा रही है, और इस हाथ से इस बेल्ट को पकड़ लिया। अब धीरे धीरे इस एल्बो को ऊपर ले गए और इस हाथ को धीरे 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 ऊपर, जितना ऊपर ला सकते हैं लाए। उसके बाद धीरे से इसको नीचे खींचे, इसको ऊपर खींचे, फिर इसको नीचे खींचे, फिर ऊपर खींचे। तो धीरे धीरे जो वो शोल्डर जो अलाउ नहीं कर रहे हैं बैक साइड जाना, वो अलाउ करने लगेंगे और आपके हाथ की ग्रिप्स बनने लगेगी। क्लियर हुए सभी को। अब यहाँ से मैं अपना पिन रिमूव कर रही हूँ। आप लोग को ये सारे आसन साइड चेंज करके करना है, राइट। तो सारे आसन साइड चेंज करके करने में मतलब पहले फिर से दंडासन की पोजीशन में बैठें, मेंटेन करें दंडासन की पोजीशन। अभी हमने लेफ्ट लेग को फोल्ड करके किया था, अब हम राइट लेग को फोल्ड करेंगे। और सबसे पहले मेरु वक्रासन, दूसरे हाथ से उस पैर को पकड़ें, आप जैसे भी कंफर्टेबल पकड़ पा रहे हैं, और राइट हैंड को पीछे की ओर ले जाते हुए सेंटर में रखें। चलना जी, ये सेकंड स्टेप है, पहले सेम साइड से करेंगे। दूसरा हाथ मतलब राइट हैंड आप पीछे ले जाएं और दोनों कंधों को पीछे की ओर घुमाएं। नी आपके चेस्ट को टच करता हुआ, एंड होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अपर बॉडी को सेंटर में लाएं। अब राइट सोल को लेफ्ट नी को क्रॉस करते हुए रख लें धीरे से। फिर से उसे दूसरे हाथ से टाइट पकड़ें, जिस भी पोजीशन में आप पकड़ पा रहे हैं कि नी आपका चेस्ट को टच करे। राइट हैंड पीछे की तरफ, अपर बॉडी को ट्विस्ट करें राइट साइड, पीछे देखें, एंड होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेग्स की पोजीशन वैसे ही रहने दें। अपर बॉडी को सेंटर में लाएं, दोनों हाथों की फिंगर्स को इंटरलॉक करें। लेग अभी स्ट्रेट रहेगा मयूरी जी। दोनों हाथों से नी को टाइट पकड़ें और सामने की तरफ झुकते हुए नोज की टिप को नी से टच करने की कोशिश करें, एंड होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अपर बॉडी को वापस लेकर आए। अब धीरे से जो लेफ्ट लेग आपका स्ट्रेट है उसको भी फोल्ड कर लें। अर्ध मत्स्येंद्रासन। वापस राइट नी को लेफ्ट हैंड से पकड़ें टाइट और राइट हैंड पीछे की तरफ, अपर बॉडी को ट्विस्ट करें। अर्ध मत्स्येंद्रासन, एंड होल्ड 1। मयूरी जी पहले ट्विस्ट करना है, बाद में फॉरवर्ड बेंडिंग। 2 3। अपोजिट साइड, आप गलत साइड गलत हाथ पकड़े हुए हैं। एक्चुअली आप अपोजिट हाथ से पकड़ना है तो आप गलत पकड़े हुए हैं। राइट लेग को लेफ्ट हैंड से पकड़ें। बाकी लोग वापस आ जाएं। हाँ गुड, अब ठीक है। अब वापस आते हुए फिर से फिंगर्स को इंटरलॉक करें, नी को पकड़ें जो वर्टिकल है। अब आपको चिन को टच करना है, सामने की तरफ झुकते हुए चिन को टच करें, एंड होल्ड 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आए। अब दोनों नी को एक के ऊपर एक रखें। जो राइट लेग आपका वर्टिकल है उसको हॉरिजेंटल कर लें, फ्लैट। दोनों नीज एक के ऊपर एक। नी से आपका वी शेप बने दोनों पैरों का। दोनों पैर के पंजों को पकड़ लें। डीप इनहेल, कंप्लीटली एक्सेल करते हुए सामने की तरफ झुके और चेस्ट को नी से टच करने की कोशिश करें। होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस। श्वेता जी दिल्ली, आपका बैक बैंड हो रहा है। आपको चेस्ट टच करना है, ना कि सिर ऐसे करके सिर को। हाँ, गुड। नहीं, आप एक समय के बाद ना आप ऐसे हंच करके और नीचे कर लेते हैं। इसको स्ट्रेट ही रखें, भले ही आप कम दूरी तक जा सके। बस यहीं रुक जाएं आप, सिर को नीचे ना झुकाएं, ठीक है। चलिए अब वापस आ जाएं सभी इसी में। गोमुख आसन। राइट हैंड को ऊपर से ले जाएं, लेफ्ट हैंड को नीचे से। फिंगर्स को ग्रिप करने की कोशिश करें एंड होल्ड 1। श्वेता जी किसी पिक्चर में देखें आप, इस तरह से राइट हैंड ऊपर से, लेफ्ट हैंड को नीचे से। 5 6 7 8 9 10। श्वेता जबलपुर, जब आपने ये पोजीशन की ना, तो ये पोजीशन बनाने के लिए आपने सिर को बिल्कुल ऐसा कर लिया। ये सामने किसी एक पॉइंट पर देखें, भले ही अगर फिंगर नहीं टच होती कोई बात नहीं, नहीं होने दो, ठीक है। तो ये सारे हमने आज जो किए हैं ये ट्विस्टिंग के सेट हैं। तो आई थिंक ये सभी को क्लियर हो गए होंगे। या किसी को कुछ पूछना है तो हैंड रेज कर लें, नहीं तो अदरवाइज सबके माइक एक साथ खुलेंगे तो फिर थोड़ा। मेरा एंगल ठीक आ रहा था, आपने नाम नहीं लिया। नहीं नहीं, ठीक आ रहा था आपका, मैं देख रही हूँ। इसीलिए मैं 2 डिवाइस पे रहती हूँ, क्योंकि एक स्क्रीन पे सारे लोग नहीं दिखते हैं। आपका ठीक आ रहा है। थैंक यू। हाँ श्वेता जी पूछे, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं। हाँ मैम, जैसे आप बोल रहे हैं ना कि आपका जो हमारा लेग ऊपर है वो चेस्ट से टच होना चाहिए, तो ये मतलब मैम मतलब ये ऐसे जैसे हमने ये रखा है तो ये हम इसको अपोजिट हैंड से इधर खींच रहे हैं, तो ये चेस्ट के पास नहीं आ रहा है मतलब। नहीं, मतलब वर्टिकल होना चाहिए, कहने का मतलब वर्टिकल, और जितना हमारे ट्रंक रीजन के पास हो, अच्छा। है ना। क्योंकि इसमें आपने फील किया होगा कि जो थाई होता है उसका जो लोअर एब्डोमेन होता है उस पर बहुत अच्छा प्रेशर रहता है। यस मैम। सभी ने ये फील किया होगा। मतलब देखिए, लेडीज का जो लोअर एब्डोमेन होता है ना, वो ही अक्सर ऐसा ढीला होता है और थोड़ा सा वल्की भी होता है और नीचे की तरफ लटका हुआ भी होता है। तो इसमें आपने फील किया होगा कि जैसे मान लीजिए ये एब्डोमेन है तो ये थाई इसको पूरा ऐसा प्रेस कर दे रही है, बिल्कुल, है ना। तो वो जो एक प्रेशर है वो होना चाहिए। ओके, मैं वही सोच रही थी कि चेस्ट के बाद मैम हाथ काफ से आए। नहीं नहीं, मैम काफ पे भी बहुत ज्यादा आ रहा था। हाँ, काफ जिसके रिजिट होंगे तो उसका काफ पर भी आएगा। निधि जी। मैम जब इसको मैंने प्रेस किया तो मुझे ये वाला एंकल उठ रहा था, तो फिर हाँ, वो इसलिए दुख रहा था। देखिए मैं आपको बताती हूँ क्या होता है कि जब आप ये ऐसा पैर रखते हैं, ये, है ना, और आगे की तरफ जाते हैं, तो क्या होता है कि ये जैसे एंकल है ना, ये ऐसे अंदर की तरफ मुड़ता है। अगर ये अंदर की तरफ नहीं मुड़े तो आप आगे की तरफ जा नहीं पाएंगे। और ये एंकल सभी का बाहर तो खुला रहता है, इस पोजीशन में नहीं खुला रहता। जब हम उनको बोलते हैं ना, जैसे ये मेरा एंकल दिख रहा है सभी को, ये बाहर की तरफ हो गया, ये 90 डिग्री नॉर्मल हो गया, और ये अंदर की तरफ हो गया, दिख रहा है ये। तो जब हम बोलते हैं ना कि अंदर की तरफ एंकल को करो माइक्रो एक्सरसाइज में, तो लोगों का अंदर नहीं आता, सिर्फ ये 90 डिग्री तक आता है। तो चूंकि ये ऐसा हो रहा है तभी आप आगे आपकी बॉडी जा पा रही है। तो ये चूंकि अंदर की तरफ आ रहा है और आपका एंकल जॉइंट जो है वो उतना खुला हुआ नहीं है, तो इस कारण से वहां दर्द हो रहा। तो ये वाली जो एक्सरसाइज होती ना, तो इसमें इस पर आप ज्यादा फोकस करें।
एंकल बाहर तो इजीली हो जाता है, लेकिन जब आप अंदर लाते हैं और हील को बाहर की तरफ पुश करते हैं, उस पर फोकस बनाते हैं, तो वो दर्द ऑटोमेटिक चला जाएगा। मैम दर्द नहीं, वो एंकल उस जगह से उठ रहा है, हाँ, ये कोई बात नहीं, प्रॉब्लम है। फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है इसीलिए हो रहा है वो सारी चीजें। ठीक है। और एक जब हमने नॉर्मल वक्रासन में पीछे शोल्डर को सपोर्ट किया था, तो फिर शोल्डर पे पेन आ रहा था, तो फिर शोल्डर जॉइंट नहीं खुला है। नहीं, अगर ब्लॉक रखने पर शोल्डर में क्योंकि अपना वेट शोल्डर पे जा रहा है, हाँ, तो शोल्डर में स्ट्रेचिंग पेन आ रहा है, तो वो नॉर्मल है, कंटिन्यू करना वो है? नॉर्मल है, नहीं, अच्छा, वो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। तो आज सारी ये ट्विस्टिंग वाली एक्सरसाइज। मैडम एक तो मेरा डाउट है मैडम, जैसे आपने कराया कि पहले राइट साइड से कर लिए पूरे 6 आसन, फिर लेफ्ट साइड से, जब हम किसी को कराएंगे सामने तो हमें मतलब जैसे पहला फर्स्ट वाला किया तो राइट और लेफ्ट दोनों से करके फिर सेकंड में जाना है ना? नहीं, एक साइड से भी करा सकते। मैंने लेफ्ट पहले कराया था, लेफ्ट लेग पहले लिया हाँ जी, था। आपने लेफ्ट लिया था, पर मैंने वो राइट ही पहले कर लिया था। कोई बात नहीं, तो वो मोस्टली लेफ्ट से ही शुरू करते हैं ज्यादातर लोग, तो ये एक साथ भी करा सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि पहले दोनों तरफ करें। क्या होता है अगर हम दोनों तरफ करते हैं तो ये जो ट्विस्टिंग होती ना, ये मेंटेन नहीं होती। लेकिन अगर हम इसको एक ही साइड ट्विस्ट कर रहे हैं तो ये धीरे धीरे ट्विस्टिंग बढ़ती जाती है। ओके मैम, तो ये पावर योग का कॉन्सेप्ट है। अब जैसे आज हमने ये सारे 10 सेकंड किए, अगर हम इसी को 30 सेकंड या 1 मिनट रुक रुक के करें तो ये पावर योग में कन्वर्ट। आपका पॉइंट मैम यहाँ पे बहुत करेक्ट है कि वो एक ही साइड से करने से वो वहाँ पे ट्विस्टिंग बढ़ेगी, अदरवाइज क्या होता है चेंज करके करने से वो इजी हो जाता है। हाँ, तो वो चेंज करने का हमने शुरू के जो लिए थे वो चेंज करके किए थे, अगर आपको ध्यान हो। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि जो चेंज करते हैं तो उस समय हम एक फ्लेक्सिबिलिटी मैनेज कर रहे हैं, हाँ। वार्म अप कर रहे हैं एक तरफ से पर्टिकुलर उन मसल्स का जिनको हम यूज करने वाले हैं, एक थॉरोली जिसके ऊपर इम्पैक्ट आने वाला मैम है ना। एक बात और पूछनी है, जैसे अभी ब्रेकफास्ट हैवी किया हुआ है तो मैम लेग को जैसे ऐसे पकड़ते हैं ना नीचे से, तो यहाँ तक हाथ नहीं आता, थोड़ा सा ऊपर रह जाता है, तो ये वाला करें या फिर इसका ये वाला पोर्शन करें सेकंड वर्जन? देखिए, अगर हैवी ब्रेकफास्ट है तो तब तो 3 घंटे कुछ करना ही नहीं है, है ना। 3 घंटे बाद आपको हमेशा अपनी बॉडी की लिमिट देखनी कि वो कहाँ तक अलाउ कर रही है। वो जहां तक अलाउ कर रही है आप वहीं तक करिए। अगर वहीं तक भी आप रोज कंटिन्यू करेंगे ना तो वो धीरे धीरे वो लिमिट अपने आप बढ़ जाएगी। तो बॉडी पे बहुत प्रेशर मत डालिए। मैं बार बार यही चीज सबको कहती हूँ कि उसको नॉर्मली धीरे धीरे, जैसे सी एक रबर बैंड है ना, उसको आप पहले ही दिन ऐसा खींच देंगे ना तो वो टूट जाएगा। लेकिन यदि आप उसको रोज थोड़ा 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 ऐसा खींचेंगे तो धीरे धीरे उसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो बढ़ती जाएगी। मैम है ना, जिस दिन आपकी क्लास रहती है ना, ऐसे में नॉर्मली 10 बजे भोजन ही कर लेती हूँ। जिस दिन आपकी क्लास रहती है उस दिन मैं 9 बजे और लाइट खाती हूँ उस दिन। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कम से कम 2-3 घंटे का गैप होना चाहिए। क्योंकि 2 और दिन सबसे मेरी बड़ी क्लास है तो थोड़ा प्रॉब्लम क्या है हाँ कि उस दिन ये चीजें यदि आप मेरा पिंक करके ना देखें, तो यदि आप, जी हाँ बोले। हाँ वही सविता जी को बोल रही हूँ, सविता जी ऐसा कर सकते हैं ना कि जिस दिन क्लास रहती है उस जल्दी दिन कर, लाइट करके करती हूँ। नहीं, मैंने पूछने के लिए कहा, एक्चुअली मम्मी फिर के इसके घर आधा आई, घंटे बाद लंच ले लिया मम्मी के घर आई हूँ तो थोड़ी पार्टी होती है, और एक्चुअली मैम मुझे क्या आदत है, मैं मॉर्निंग में ही एक्सरसाइज के लिए प्रिपेयर रहती हूँ, उसके बाद मुझसे होता नहीं है, वो हैबिट बन चुकी है काफी पुरानी। अभी इसमें दिक्कत ये है ना कि यदि आप इसको मान लीजिए करके नहीं देखते हैं, आप सोचे कि मैं केवल बैठ के क्लास देख लूं, तो आपको कुछ भी फील नहीं होगा। जब तक आप करेंगे नहीं, ये सब चीजें एक्सपीरियंस की है ना, ये सीखने की नहीं है एक तरह से देखा जाए तो। वो एक्सपीरियंस करने के लिए आपको थोड़ा करना जरूरी है, क्योंकि आप अपने मसल्स पर कहाँ प्रेशर आ रहा है या कहाँ रिलैक्स हो रहा है, कहाँ पर वो कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है, ये सब आप तभी फील कर सकते जब आप करके देखें। ठीक है, तो कोशिश करें कि थोड़ा सा ब्रेकफास्ट जल्दी कर लें, लाइट कर लें, फिर जैसे ये क्लास खत्म होती है उसके बाद लंच ले लें पूरा। चलिए, और किसी का कोई क्वेश्चन है क्या आज के इसमें? सभी की आज की मुझे लगता है बहुत अच्छे से हुई है एक्सरसाइज।
है ना। और आप देखिए कि आपने सिर्फ आज 2 आसन किए हैं, अर्ध मत्स्येंद्र आसन, गोमुख आसन, और 2 में आपकी कंप्लीट बॉडी की एक्सरसाइज हो गई। मैम गोमुख आसन में ना जब लेफ्ट हैंड ऊपर ले जा रहे थे, ये बिल्कुल आ ही नहीं रहा। नहीं आते हैं, मुझे भी जैसे फ्रोजन शोल्डर वाली प्रॉब्लम है तो मुझे ये ऐसे ग्रिप नहीं आती है पीछे। नहीं, बिल्कुल पास ही नहीं आ रहा, बहुत दूर है। हाँ, उसी के लिए सबसे अच्छा तरीका ये होता है ना, ये बेल्ट वाला तरीका सबसे अच्छा होता है कि जैसे इसको आपने ऐसे कर लिया ना, ये अब इसको ऊपर खींचे पूरा, फिर इसको नीचे खींचे, फिर ऊपर खींचे, तो धीरे धीरे ये मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती जाएगी। आ रहा ना खिंचाव, इसको बार बार करें। मैडम मेरा तो एक साइड से आता है, राइट से आता है, लेफ्ट से नहीं आता, राइट से पकड़ लेती हूँ। ज्यादातर लोगों का यही प्रॉब्लम है कि एक साइड से आ जाता है, जो राइट हैंडीज होते हैं उनका राइट साइड से आ जाता है, जो लेफ्ट होते हैं वो उनका लेफ्ट से आ जाता है। तो जिस साइड से नहीं आ रहा उस साइड से ये बेल्ट लेके और एक्सरसाइज करें, ठीक है। और कोई कुछ बोलना भी चाहता है तो वो बोले। देखिए चेला जी, ये ऊपर आना चाहिए। इसकी ना स्ट्रेंथ आप वेट से भी बढ़ा सकती हैं। जैसे ये वेट लें, इसको इस तरह से पकड़ें, पूरा नीचे तक ले जाएं, और फिर नीचे से इस हाथ से पकड़ लें वेट को, और वेट को खींचें या पकड़ के रखें धीरे धीरे। तो ये धीरे धीरे इसकी भी स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी, वेट से भी कर सकते हैं। मैम मेरे तो पहले मतलब हो जाते थे, पहले मतलब मैं ऐसे पीछे पूरी टच हो जाती थी फिंगर्स इंटरलॉक। आज अभी मैंने किया तो वो बिल्कुल भी नहीं हो रहा नहीं है, हो रही थी, हाँ। बहुत डिस्टेंस एक्चुअली लग रहा है मुझे। देखिए, जब मैं आपको बताऊं, आप थोड़े से अधिक एज वाले किसी लोग से मिलते होंगे और आप बोलते हैं ना हम योग वाले, अरे हाँ पहले तो मैं इतना अच्छा कर लेती थी, मैं पश्चिम उत्तानासन करती थी तो सिर बिल्कुल जमीन मतलब घुटने से लग जाता था। तो ये जो योग है ना, ये कैसी चीज है कि जैसे अगर आपके अपनी बॉडी को एनर्जी चाहिए तो आपको खाना रोज खाना ही पड़ेगा। आप सोचे आज खा लें फिर नहीं खाते, तो योग बस वैसी ही चीज है कि आपको डेली करना ही पड़ेगा यदि आपको अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को मैनेज रखना। अदरवाइज हम भी उसी कैटेगरी में धीरे धीरे आ जाएंगे कि मैं तो ये बहुत अच्छा कर लेती थी। क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ती है तो मसल्स लॉस होती है ना, मसल्स लॉस होती हैं, उनकी रिजिडनेस बढ़ती है, फ्लेक्सिबिलिटी कम होती जाती है, स्ट्रेंथ कम होती जाती है। तो उनको मैनेज रखने के लिए आपको करना ही पड़ेगा डेली। उसको आप बिल्कुल ऐसा करें जैसे खाने का होता ना, कि किसी दिन प्रेम से बैठ के आराम से आधे घंटे में खा रहे हैं, किसी दिन 12 बजे खा लिया, तो किसी दिन मान लीजिए कुछ ऐसा रोज 12 बजे खाते हैं, किसी दिन कोई ऐसा प्रॉब्लम आ गया तो चलो 2 बजे खा लिया। तो योग को भी ऐसा ही फ्लेक्सिबल रखें, एक स्टैंडर्ड टाइम रखें, लेकिन किन्हीं कारणोंवश उसमें नहीं हो पाता, हमारे पास टाइम शॉर्ट है, तो हम 5 मिनट में 12 सूर्य नमस्कार कर लें और खत्म कर दें। जरूरी थोड़ी पूरा 1 घंटा दें, लेकिन कंटिन्यूटी ना तोड़ें। तो वीक में कम से कम 5 डेज कंटिन्यू रखें, तो आप देखेंगे आपके बॉडी में ना बहुत सारे चेंजेस आ जाएंगे। जबकि मैं तो इतना थॉरोली करती भी नहीं हूँ, तब मैंने फील किया कि नहीं मेरी बॉडी में काफी चेंजेस आ गए हैं फ्लेक्सिबिलिटी और उसमें। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सिर्फ एक ऐसे स्टूडेंट है जिनके साथ में करती हूँ मैट बिछा के, तो कई बार वो नहीं करते तो मेरा भी रह जाता है, ये प्रॉब्लम होती है। तो कोशिश करें कि कभी भी करें, लेकिन करें। मैम जैसे किसी को भी योगा थेरेपी हम देते हैं तो हमारा इसमें कोई प्रोटोकॉल होता है कि पहले हम फॉरवर्ड बेंडिंग एक्सरसाइजेस देंगे या ट्विस्टिंग देंगे, ऐसा कुछ प्रोटोकॉल होता है? नहीं, इसमें प्रोटोकॉल ये होता है कि आपने जिस पर्सन को थेरेपी देनी है उसके कहाँ की मसल्स क्वालिटी क्या है। अगर मान लीजिए उसकी बैक बेंडिंग अच्छी नहीं है, फ्रंट बेंडिंग अच्छी है, तो आप उसको बैक बेंडिंग के अधिक कराएंगे और सिर्फ काउंटर पोज होने चाहिए उसके लिए फ्रंट बेंडिंग करा देंगे, है ना। यदि मान लीजिए साइड बेंडिंग में लेफ्ट साइड, कई लोग का क्या होता है ये शोल्डर ऐसा होता है स्लाइटली, बहुत लोग का आपने देखा होगा, तो अब आप अगर इसी हाथ को ऊपर करके ये कराएंगे तब तो आप इसको और डैमेज कर रहे हैं। तो आप उसको एक सिंगल साइड तो ये कराएंगे,
लेकिन जब इस साइड कराएंगे तो क्या कराएंगे, इस हाथ को पीछे इस तरह से मोड़ के रखते हुए ये हाथ पीछे फ्री छोड़ देंगे और ये कराएंगे, है ना। तो लेटरल बेंडिंग आप दोनों में करा रहे हैं, लेकिन एक साइड से आप ऐसा करा रहे हैं, दूसरी साइड से ऐसा करा रहे हैं, तो यही चीज थेरेपी हो जाती है। तो मैंने इसे शुरू में ही बोला था कि थेरेपी में ये सब बिल्कुल मत सोचिएगा कि ये कौन सा आसन है, इसका क्या नाम है, ये इसका किस बुक में है। आपका इंटेंशन सिर्फ एक है, जैसे बोलते हैं ना कि वो बिल्कुल टनल व्यू वाला, कि जो व्यक्ति मेरे पास आया है उसका मैं जो भी दर्द है, दुख है, उसको मैं कम कर सकूं या दूर कर सकूं। ठीक है ना। तो इसमें हम ध्यान ये देते हैं कि कहाँ मसल्स में प्रॉब्लम है। जैसे एक आप फिजियोथेरेपिस्ट हैं, तो आप हर व्यक्ति को मान लीजिए कमर दर्द के लिए कोई 10 आप एक्सरसाइज कराती हैं, तो सभी को वो नहीं करा देती होंगी ना, डिपेंड करता होगा किसको कहाँ पर दर्द है, कितना अमाउंट में दर्द है, वो सब पे डिपेंड। तो ऐसा ही इसमें है। चलिए, और किसी के हैं क्या क्वेश्चंस कुछ? कितने आसन किए आज हमने? कुल 2 किए हैं, ठीक है। लेकिन मेरे ख्याल से आप लोग को भी अच्छा लगा होगा, कंप्लीट बॉडी की एक्सरसाइज होके। तो इसको दिन भर एंजॉय कीजिए, क्योंकि ऐसा लगता है कई बार कि दिन भर के लिए बॉडी खुल गई। अब इसके बाद क्या आप लोग को सूर्य नमस्कार करना है नेक्स्ट क्लास में? थम्स अप करके ही मुझे बता दें, क्योंकि मुझे लगता है सूर्य नमस्कार एक ऐसी एक्सरसाइज है कि जो मान लीजिए जैसे अभी हमारी जो कैपेसिटी है वो हम 5 मिनट में 24 सूर्य नमस्कार कर लेते हैं, 2 मिनट में 12, 1 मिनट का रेस्ट, फिर 2 मिनट में 12। ठीक है। तो यदि मेरे पास किसी दिन बिल्कुल भी टाइम नहीं है या मैं बहुत थकी हूँ, तो 2 मिनट में 12 करके तो कम से कम छोड़ ही देती हूँ हर हाल में। तो उससे क्या होता है कि एक जो कंटिन्यूटी वो नहीं टूटती है। और सूर्य नमस्कार क्यों? सूर्य नमस्कार इसलिए क्योंकि उसमें प्राणायाम भी हो जाता है। उसके आसन का जो पैकेज है वो कैसा है कि फिर हम इनहेल करते, फिर एक्सेल करते, तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी हो जाती है, हर एक जॉइंट की एक्सरसाइज हो जाती है और कंप्लीट बॉडी एक्सरसाइज हो जाती है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि वो सबको आना ही चाहिए। अब इसमें मुझे ये बताएं कि नी प्रॉब्लम है क्या किसी को? अगर किसी को है तो वो हैंड रेस करे। नहीं ना, क्योंकि सूर्य नमस्कार में जो अश्व संचालन आसन होता है वो नी प्रॉब्लम वाले नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उसमें नी मैम होल्ड होता है। मैम मुझे ना लेफ्ट की नी में प्रॉब्लम आती है, जब संचालन वाला करती हूँ तो लेफ्ट में पेन होता है, राइट ठीक लगता है करते हुए। ठीक है, तो आप मुझे उस समय एक बार याद दिला दें। ठीक है, क्योंकि 3 आसन तो इजीली हो जाते हैं, उसका नी से कोई लेना देना नहीं। लेकिन जब हम 4th में आते हैं, जो हॉर्स राइडिंग है, अश्व संचालन, वो थोड़ा सा हम चेंज कराते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम सूर्य नमस्कार लेंगे और कोशिश करेंगे कि उसके 3-4 वेरिएशन आपको एक ही क्लास में हम करा दें। जैसे कई लोग हैं जिनको मान लीजिए दोनों नी में प्रॉब्लम है, तो क्या वो सूर्य नमस्कार नहीं ही करेंगे? उनके लिए भी सूर्य नमस्कार है। तो ऐसे मतलब सूर्य नमस्कार के मैं जो अपनी क्लासेस में कराती हूँ वो कम से कम 15 से 20 वेरिएशन कराती हूँ। मतलब एक मंथ में जैसे 20 क्लासेस होती हैं, तो वो सूर्य नमस्कार भी रिपीट नहीं होता है ना। तो कुछ आप लोग को भी मैं करा दूंगी और बता दूंगी। तो हम नेक्स्ट क्लास में अपना सूर्य नमस्कार कर लेते हैं। ठीक है मैम, नी में प्रॉब्लम तो नहीं है, बट अश्व संचलन में वो मेरा पैर पीछे जाता ही नहीं है। नहीं जाता, ओपनिंग कम है इसलिए, या और भी कुछ? हिप जॉइंट की ओपनिंग नहीं होगी ना ज्यादा शायद। नहीं है। कोई बात नहीं, ये सारी प्रॉब्लम आप मुझे उस समय याद दिलाएं। ठीक है, तो हम उसके, क्योंकि जितनी आप प्रॉब्लम बताएंगे उतने मैं सोल्यूशन बताऊंगी, है ना। उतनी नई चीज हो सकता है मेरे सामने भी कुछ नई चीज आए, तो इसीलिए आप उस समय बताएं तो हम उस समय पे इसके सोल्यूशन भी देखेंगे। श्वेता? मैम, मैं जैसे फॉरवर्ड बेंडिंग करती हूँ या जैसे हम पश्चिमोत्थान आसन करते हैं, तो जब मैं मतलब एक्सट्रीम प्रॉपर बेंड होता है ना, तो मुझे दोनों साइड मतलब
वो एक क्रैम्प आता है, और वो मतलब ऐसा आता है कि मुझे फिर पोजीशन से हटना ही पड़ता है। आप रुके नहीं पोजीशन में, फ्रंट बेंडिंग की कोई भी पोजीशन में आप होल्ड ना करें। ओके। ठीक है, तो जैसे सूर्य नमस्कार में जो थर्ड पोजीशन होती है वो एक साइकिल की तरह लें कि आपको उसमें जाते हुए फोर्थ में जाना है, बस उसका यूज आप इतना रखें। मैम ये रीजन क्या हो सकता है, मतलब देखिए, क्रैम्प आने के बहुत सारे रीजन होते हैं। क्रैम्प आने के पहला रीजन होता है कि वो मसल्स वीक है, दूसरा रीजन होता है कि वो मसल्स हाइड्रेट नहीं है, तीसरा रीजन होता है कि उसमें हो सकता है सोडियम पोटेशियम का बैलेंस गड़बड़ हो। तो मल्टीपल रीजंस होते हैं। तो अब उसमें आपका कौन सा है ये आपको देखना पड़ेगा कि आप ऐसा तो नहीं कि पानी कम पी के करते हैं, है ना। या अक्सर जिनको बीपी की प्रॉब्लम होती है, तो बीपी की प्रॉब्लम मतलब क्या, उनका सोडियम पोटेशियम का लेवल गड़बड़ है। तो मैम उन मेरा लोगों को बीपी भी जैसे डाउन मतलब लो पे रहता है, जैसे 60 आ जाता है। हाँ, मतलब आपका पोटेशियम सोडियम शॉर्ट हो रहा है ना। हमेशा सोडियम पोटेशियम दो चीज का बैलेंस होता है, और ये इनके जो मूवमेंट है, एक्शन पोटेंशियल आप लोग ने पढ़ा होगा, तो इनका ही मूवमेंट मसल्स को मूवमेंट देता है। तो कोई भी चीज हम मूव करते हैं तो एक तरफ की मसल्स खिंचती है, एक तरफ की सिकुड़ती है। जैसे इस उंगली को हमने ऐसा मोड़ा तो क्या हुआ, यहाँ के मसल्स सब सिकुड़े और यहाँ के मसल्स फैले। अगर ये प्रोसीजर नहीं हो तो ये चीज पॉसिबल ही नहीं है। और ये काम में बहुत सारी चीजें काम करती, लेकिन एक फैक्टर सोडियम पोटेशियम का भी रहता है। तो जब ये बैलेंस नहीं होता है, मान लीजिए किसी की बॉडी में पोटेशियम ज्यादा है तो वो लो बीपी की तरफ जाएगा, तो उसको ये क्रैम्प आएंगे। या हाई बीपी है तो मतलब सोडियम थोड़ा सा एक्सेस में है। ठीक है, तो ये चीजें और मेरे ख्याल से निधि जी बेटर बता पाएंगी। मैम आपने बताया वो सही है, क्योंकि जब आप एक्शन पोटेंशियल एक बार रिवाइज करेंगे ना तो उसमें आपको पता चल जाएगा, क्योंकि मैम ने बताया ना वही है। तो हाइड्रेट करके रखें। जैसे योग के बीच में लोग बोलते ना पानी नहीं पीना, ऐसा नहीं। आप एक साथ बहुत अमाउंट में नहीं पीजिए, बहुत ठंडा नहीं पीजिए, नॉर्मल जो रूम टेम्परेचर का पानी रहता है वो साथ साथ में रखिए। सिप सिप करके एक दो घूंट ऐसे आप बीच में भी ले सकते हैं सेशन में, है ना। तो मैम इसमें आप मैम एवरेज टाइम क्या होना चाहिए, सब अलग अलग बताते हैं। योगा जैसे मॉर्निंग योगा कोई नहीं कर पा रहा है, जैसे कोई आफ्टरनून में कर रहा है, कोई इवनिंग में कर रहा है, तो उसका फूड इनटेक कितने आवर्स पहले का होना चाहिए? सेशन का टाइम ड्यूरेशन पूछ रहे हैं आप? हाँ, जैसे कोई दिन में योगा कर रहा है, कोई दिन की क्लास अटेंड कर रहा है, तो उसको खाना कितने घंटे पहले खाया हुआ होना चाहिए? देखिए, जो योग का है वो सबसे अच्छा टाइम तो ब्रह्म मुहूर्त का बताया जाता है, क्योंकि उस समय ऑक्सीजन रिच एटमॉस्फेयर होता है। और योग जब हम करते हैं तो हमारे अंदर जो ऑक्सीजन का यूजेस है वो बढ़ जाता है, तो हमको प्रॉपर ऑक्सीजन मिलती है। लेकिन अब बहुत सारे प्रॉब्लम के चलते मान लीजिए हम उस समय नहीं कर पा रहे हैं, तो आप दिन में कभी भी करिए। और ये ध्यान रखिए कि आपने अगर लाइट जैसे फलाहार लिया है या लाइट कुछ लिया है तो कम से कम 1 घंटे का गैप हो। और अगर आपने प्रॉपर मील लिया है, जैसे हम लंच या डिनर कहते हैं, तो 3 से 3.5 घंटे का आपका बीच में गैप हो। क्योंकि अगर अब इसमें भी मैटर ये करता है कि आप एक्सरसाइज कौन सी कर रहे हैं। अगर मान लीजिए आप पर्टिकुलर एप्स एक्सरसाइज ही कर रहे हैं तो फिर आपका कम से कम 4 घंटे का गैप हो, है ना। लेकिन यदि आप मान लीजिए अभी जैसे हम ये माइक्रो एक्सरसाइज है ये कर रहे हैं तो 3 घंटे का होगा तो भी चल जाएगा। तो एक ये फैक्टर भी उसमें काम करता थैंक यू मैम। है। वेलकम। चलिए, और किसी का है क्या कोई क्वेश्चन? तो आज की क्लास हम यहाँ कंप्लीट करें। आई थिंक सभी के क्वेश्चन हो गए हैं। तो थैंक यू मैम, जय श्री थैंक यू मैम। जय जिनेंद्र, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। जय जय।